हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आज हम लोग का 6th लेक्चर है। ठीक है, हम लोग का कौन सा लेक्चर है? 6th लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने जो है कुछ कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ा हुआ था, उसके साथ में हम लोगों ने देखा हुआ था इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, और आज हम लोगों का लेक्चर होने वाला है एंटीबॉडीज के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को देखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर एंटीबॉडीज। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज की बात करते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है वो चार जो है वो क्या होता है, वो 4 पेप्टाइड चेन से बना हुआ था। 4 पेप्टाइड चेन मतलब कहने का मतलब यह है कि 4 अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ है। ठीक है, 4 अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ होता है। और ये 4 जो अमीनो एसिड चेन होती है, जिसमें से 2 क्या होते हैं? 2 स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं? 2 लार्ज होते हैं। 2 स्मॉल होते हैं और 2 लार्ज होते हैं। जो स्मॉल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन। क्या बोलते हैं? लाइट चेन। और जो लार्ज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हैवी चेन। ठीक है, अभी इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे डायग्राम के तरीके से। अभी जो है इनका स्ट्रक्चर वैसे थियोरेटिकली देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 पेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। 2 लार्ज होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैवी चेन बोलते हैं। और 2 स्मॉल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, इसी वजह से एंटीबॉडी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2 और L2। H2 का मतलब हो गया हैवी 2 और L2 का मतलब हो गया लाइट 2। H2 और L2 करके रिप्रेजेंट करते हैं। दीज 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, ये दोनों चेन जो होती हैं वो किसकी मदद से जुड़ी हुई होती हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं इन वाई शेप, वाई शेप के आकार में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप क्यूरियस हो रहे होंगे कैसे वाई शेप में। देखिए ये आ गया आपका वाई शेप का आकार। ठीक है, कैसा आ गया? वाई शेप का आकार जो है आ गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो एक चेन ये है जो बड़ी है। क्या है? बड़ी है। जो हैवी चेन है, ये हैवी चेन है। ठीक है, और उसके साथ में 2 छोटी चेन है। ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइट चेन बोलते हैं। अब इसमें बता रहा है कि ये दोनों हैवी चेन भी आपस में जुड़ा हुआ है और लाइट चेन भी क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है। लाइट चेन और हैवी चेन एक दूसरे के साथ जुड़ा है और हैवी चेन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है, ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड है और क्या है? ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पर, देखिएगा नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं? तो कह रहा है कि बिटवीन द हैवी चेन, हैवी चेन के बीच में क्या है? एक 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड है, एक ये 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड हो गया है। और कह रहा है कि बिटवीन द हैवी चेन एंड लाइट चेन, बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन, इसमें भी क्या हो रहा है? 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर है और एक कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक डाई सल्फाइड बॉन्ड है और एक यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो हैवी से हैवी के बीच में भी क्या है? 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। हैवी से लाइट के बीच में भी क्या होता है? 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा अगर हम लोग समझते हैं, स्ट्रक्चर को और समझते हैं, यहाँ पर देखो ये हैवी चेन का पूरा पोर्शन है, ये हैवी चेन है पूरा, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन होता है, चाहे हैवी चेन का हो चाहे लाइट चेन का हो, जो अपर पोर्शन होता है ये क्या होता है? एंटीबॉडी का ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या होता है? इसी के ऊपर जो है आ करके एंटीजन बाइंड करता है। क्या बाइंड करता है भाई? यहीं पर आकर के इसी से जो है एंटीजन यहाँ पर आकर के ऐसे बाइंड करेगा। ठीक है, मान लो एंटीजन जो है यहीं पर आकर के बाइंड करता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एंटीजन आकर के यहीं पर ऐसे बाइंड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस वाले एरिया को, जो अपर पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। अब इस तरफ वाला वेरिएबल है लाइट चेन का वेरिएबल है, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। और ये ऊपर वाला है हैवी चेन का है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। अब वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? जैसे एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेगा, इसका क्या हो जाएगा? केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा ना। इसी वजह से इस रीजन को वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। नीचे वाले को देखो यहाँ पर जो कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये हैवी चेन का है तो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन हो गया, और ये वाला क्या हो जाता है? कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है कि हैवी चेन कहाँ पर है और लाइट चेन कहाँ पर है, उसके साथ में वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन कौन सा होता है,
वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन कौन सा होता है और कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन कौन सा है और कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन कौन सा होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये वाला रीजन जो है यहीं पर क्या होता है, एंटीजन आकर के बाइंड करेगा। जैसे मैंने आपको अभी ऐसे बना के दिखाया था ना, ये एंटीजन आकर के बाइंड कर रहा था, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। तो आपको एक एक लोकेशन भी याद रखना है। यहाँ पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन बोलते हैं। लाइट में भी वेरिएबल होता है, हैवी में भी वेरिएबल होता है, लाइट में भी कांस्टेंट होता है और हैवी में भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंटीजन कहाँ से बाइंड करेगा, यहाँ पे वेरिएबल रीजन पे जाकर के बाइंड करता है, कांस्टेंट रीजन पे नहीं, वेरिएबल रीजन पे जाकर के एंटीबॉडी बाइंड करता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखो एंटीबॉडी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, आईजी, शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इम्यूनो का मतलब यहाँ पर है इम्यून सिस्टम से, मतलब ये ऐसी प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में जो है इन्वॉल्व होती है या फिर इम्यून सिस्टम को बनाने में काम करती हैं। इसी वजह से इनको बोला जाता है, ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स। और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स ही क्या हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो ये मेनली जो है 5 टाइप की होती हैं। एक तो होता है इम्यूनोग्लोबिन जी, और दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, तो यहाँ पर जीईडी क्या है, दोनों तीनों का क्या है, एकदम से शेप आपको लगभग सेम दिख रहा होगा। ठीक है, लगभग सेम शेप दिख रहा होगा, शेप जो है सेम दिख रहा होगा। लेकिन इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पेंटामेरिक होता है। कैसा होता है, पेंटामेरिक होता है। देखो 5 आर्म्स इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, और वहीं पर इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है, ये भी इसका भी शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या होता है, इसमें कह सकते हैं 2 आर्म्स पाए जाते हैं। ये देखो ऐसे 2 आर्म्स होते हैं। ठीक है, ये पेंटामेरिक है, ये डाइमेरिक हम लोग कह सकते हैं, बाइमेरिक कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है जीईडी जो है ये सेम स्ट्रक्चर के लगभग होते हैं। ये 5 टाइप के जो है एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ई, डी, एम और ए। ठीक है, अब इनको जो है एक एक करके देखेंगे हम लोग और इनके फंक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है मैं बार बार वापस ला करके आपको दिखाते जाऊंगा कि जी का कैसा है, ई का कैसा है, डी का कैसा है, एम का कैसा है और ए का कैसा है, और डिटेल उसका जो है हम लोग अगले अगले स्लाइड में देखते जाएंगे। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग ये सारे एंटीबॉडीज को जो है हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज जो है कितने अमाउंट में जो है हमारे बॉडी में पाया जा रहा होगा। ठीक है, कितने कितने अमाउंट में पाया जा रहा होगा। पहला देखें अगर हम लोग तो इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक है, क्या है, इम्यूनोग्लोबिन डी या फिर एंटीबॉडी डी बोल सकते हो तुम। ठीक है, एंटीबॉडी डी बोल सकते हो। इसका कंसंट्रेशन देखते हैं तो हमारी बॉडी में जो है 1% में पाया जाता है। कितना होता है, 1% होता है। कितना होता है, 1%। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है 1% होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अगर उसकी बात करते हैं, अकरेंस की बात करें, कहाँ पर पाया जा रहा है, तो प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड। जो WBC सेल्स होती है ना, ये WBC सेल्स मान लो है, तो इसके सरफेस पे ये पाए जाएंगे, इसके सरफेस पे ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे इसके सरफेस पे एंटीबॉडी लगे हुए होते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन डी होता है, एंटीबॉडी डी जो होता है, ये इनके सरफेस पे ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये वाला एंटीबॉडी। ठीक है, ये वाला एंटीबॉडी जो है WBC के सरफेस पे ऐसे लगा होगा। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके सरफेस पे ऐसे एंटीबॉडी लगा हुआ होता है। काम क्या करता है ये, इसके फंक्शन की बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन, मतलब कहने का तात्पर्य है ये क्या करेगा, ये कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करेगा। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, ये तुरंत यही पहचानेगा और फिर क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करवाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा और मैच्योर कराने में काम कर रहा होगा। ठीक है, कि कैसे कैसे एंटीबॉडीज तुमको अलग अलग टाइप के बनानी होती हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इम्यूनोग्लोबिन डी जिम्मेदार होता है। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और पाया कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट के सरफेस पे, लिम्फोसाइट के सरफेस पे जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें, अगर इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, 80% है। इसका कंसंट्रेशन कितना है,
80% है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में यही पाया जा रहा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि मोस्ट एबंडेंटली फाउंड एंटीबॉडी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी होता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं मेन इम्यूनोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, मतलब मेन एंटीबॉडी ऑफ द ब्लड, ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। उसके साथ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। मतलब जो हम लोगों ने लिम्फोइड टिश्यू देखा था ना, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेज, माल्ट हो गया और क्या था, लिम्फ नोड्स वगैरह हो गए, वहां पर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन जी ही पाया जा रहा होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको मेन एंटीबॉडी ऑफ द ब्लड भी बोल सकते हो, या फिर मेन इम्यूनोग्लोबिन ऑफ द ब्लड भी बोला जा सकता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाएगा। विच हैज कैपेसिटी टू पास थ्रू द प्लेसेंटा, अभी हमने जो है शायद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है ये पास कर सकता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा था कि माँ के प्लेसेंटा से जो है बच्चे को जो है जो पहली एंटीबॉडी दी जाती है उसका नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी क्या कर सकता है, प्लेसेंटा से पास होकर के मदर से बेबी में जा सकता है। कहाँ से, मदर टू बेबी, मदर से बेबी में जा सकता है। ठीक है, काम क्या कर रहा है भाई, फंक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है इम्यून सिस्टम को ही तो काम करवा रहा होगा, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स ही तो कर रहा होगा। तो प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन एम्ब्रियो, ये हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चालू कर देता है, तभी से हमारा जो है इम्यून सिस्टम मतलब कह सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करना चालू कर देता है। ठीक है, और क्या कर रहा है, लिंकेज विथ द फैगोसाइटिक सेल फॉर द फैगोसाइटोसिस। मान लो कोई WBC सेल है, ये WBC सेल है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, तो फॉरेन पार्टिकल से जो है ये लिंक कराने का काम करेगा। ये एंटीबॉडी यहाँ पर होगा, ठीक है, इसके ऊपर कोई एंटीजन होगा, ऐसे इसके ऊपर एंटीजन होगा, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा और फिर ये क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को ये WBC सेल क्या करेगा, न्यूट्रलाइज भी करवा देगा। ठीक है, ये कब से काम कर रहा है, ये सब हमारे बचपन से, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से इम्यूनोग्लोबिन जी काम कर रहा होता है। ठीक है, तब से काम कर, उसके साथ में और क्या करता है, फैगोसाइटिक सेल को पैथोजन से जोड़ने का काम करता है ताकि ये पैथोजन को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। कौन, इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ए, क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ए। इसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये 10 से 15% पाया जाता है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में ये भी पाया जा रहा होता है। ठीक है, अब ये देखो इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करते हैं तो इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे मदर के मिल्क में। जब हम माँ के घर, मतलब जब जो बच्चे को मदर जो है, जब इनिशियल डेज में जो बच्चे को मिल्क मदर फीड करती है तो उस मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, आपका इम्यूनोग्लोबिन ए ही पाया जाता है। एंटीबॉडी ए ही जो है ये मदर के मिल्क में पाया जा रहा होता है, कोलेस्ट्रम में यही एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ में म्यूकस में भी पाया जाता है, सलाइवा में भी पाया जाता है, स्वेट में भी पाया जाता है और टीयर्स में भी ये पाया जा रहा होता है। ठीक है, तो मेनली आपको कोलेस्ट्रम में ध्यान देना है और बाकी ये सब भी पता रहना चाहिए आपको कि और कहाँ कहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। म्यूकस में, सलाइवा में, स्वेट में और टीयर्स में भी ये प्रेजेंट होता है। और फंक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द इन्फेंट, जो बेबी है माँ के, मतलब माँ से जो दूध बच्चा पी रहा है तो उसमें क्या जा रहा है, इम्यूनोग्लोबिन ए जा रहा है। तो इम्यूनोग्लोबिन ये क्या करता है, ये बच्चे को, जो बच्चा नवजात शिशु है उसको जो है बीमारियों से बचाने का काम करेगा। तो प्रोटेक्ट इन्फेंट जो बच्चा है उसको बचाएगा। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो फ्रॉम द इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन। तो यहाँ ये कहाँ पर है, म्यूकस में है, सलाइवा में है, स्वेट में है, टीयर्स में है। तो ये इन रास्तों से जो भी पैथोजेंस गुजर सकते होंगे उन सबको रोकने का काम करेगा। जैसे मान लो आपने खाना खाया है, ठीक है, तो ईसोफेगस में क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, तो वहाँ पर उसको रोक लेगा। ठीक है, सांस लिया है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा होगा तो वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी क्या करेगा, पैथोजन को ट्रैप करने का काम करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। और स्किन में स्वेट ग्लैंड होता है तो यहाँ पर भी इम्यूनोग्लोबिन ए घूम रहा होगा या फिर स्वेट पसीने से निकलेगा। ठीक है, वहाँ पर भी फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। और कह रहा है कि जो हम लोग सांस के थ्रू अंदर ले लेते हैं या फिर इंजेस्ट कर लेते हैं खाने के साथ में, उन पैथोजेंस को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कौन, इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबिन एम की बात करते हैं, ये 5 से 10% पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है ये 5 से 10% पाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये सबसे पुराना एंटीबॉडी होता है। ठीक है, सबसे पुराना एंटीबॉडी बोले तो जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है ना, तो उसमें सबसे पहले यही बनता है, इम्यूनोग्लोबिन
एम ही जो है कह रहा है सबसे पहले बनता है। ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल के कह सकते हैं रिस्पॉन्स में पहली बार कोई अगर एंटीबॉडी बना था तो वो कौन था? इम्यूनोग्लोबिन एम ही जो है ये सबसे पहली बार जो है किसी फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज होकर के बनता है। कौन सा? इम्यूनोग्लोबिन एम। प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा और ये लार्जेस्ट साइज का होता है, ठीक है। सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है विथ पेंटामेरिक फॉर्म, विथ पेंटामेरिक फॉर्म, हम लोगों ने देख भी लिया था ना, देखिए ये तो था ना इम्यूनोग्लोबिन एम, 5 पेंटामेरिक फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। पेंटामेरिक फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है, पेंटामेरिक फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन एम सबसे बड़ा होता है और सबसे पहले बनता है। सबसे पहले कैसे बनता है? सबसे पहले जो है कोई फॉरेन पार्टिकल आया होगा तो उसके एक्सपोजर से जो है पहला एंटीबॉडी जो बना था, कौन बना था? इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन एम बना था, सबसे साइज में भी बड़ा होता है, पेंटामेरिक शेप का होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट एंटीबॉडी बना ही था ये, ठीक है, फर्स्ट एंटीबॉडी बना ही था एट द टाइम ऑफ डिफेंस, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये काम करेगा, क्योंकि भाई पहली बार यही एंटीबॉडी बना था तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन शो करेगा? यही शो करवाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी शोज द प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एनी पैथोजन, तो कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा? इम्यूनोग्लोबिन एम रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एम रिस्पॉन्स शो करेगा। कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 5 to 10% होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन ई। इम्यूनोग्लोबिन ई ये भाई सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, 1% से भी कम इसका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, 1% से भी कम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? सॉ द स्पेसिफिक लिंकेज विद द मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स, जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स होते हैं, WBC सेल्स है ये भी, ठीक है। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स ये क्या होते हैं? एक टाइप के WBC सेल्स ही होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये सब जो है उनके साथ में जो है अटैच होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है, मान लो मास्ट सेल ये बना दूं मैं, ये मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल के ऊपर ही क्या होता है? ये एंटीबॉडी ई जो है, इम्यूनोग्लोबिन ई जो है ऐसे चिपका हुआ है इसके ऊपर, ऐसे मान लो ऐसे इसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ है। या फिर बेसोफिल सेल बना दो तो बेसोफिल के ऊपर भी क्या है? ऐसे ये चिपका हुआ है, ठीक है। ये इनके साथ ऐसे चिपका हुआ होता है और ये क्या करेगा? ये काम क्या करता है? फंक्शन की बात करें तो क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल ये था ना, ये मास्ट सेल है, इसके स्टिमुलेट कराएगा और इससे क्या रिलीज करवाता है? हिस्टामिन रिलीज करवाता है, हिपैरिन रिलीज करवाता है, और क्या रिलीज करवाएगा? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रिलीज करवाता है, ठीक है। ये 3 अलग अलग केमिकल रिलीज करवाता है। अब हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन ये हम लोग जो है एनिमल टिश्यू में भी पढ़ा हुआ है कि इनका काम क्या होता है। हिस्टामिन क्या करता है भाई? हिस्टामिन जो है ये ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। और वहीं सेरोटोनिन क्या करता है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा होता है। और हिपैरिन क्या करता है? हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से रोकता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है स्टिमुलेट कर देता है मास्ट सेल को और रिलीज करवाता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन केमिकल रिलीज करवाता है। और इसके साथ में क्या करता है? रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनोग्लोबिन ई से देखो, ई से हम लोग एलर्जी बोल सकते हैं, अगर ऐसा मन करे तो बोल दीजिए। तो ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन को शो कराने में मदद करता है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल नाक से पॉलन डस्ट वगैरह आ गया, या फिर कोई भी डेंडर वगैरह हमारे नाक में आ गया, खांस हमला हमारे मुंह में चला गया, तो इससे क्या होता है? हमको एलर्जी कॉज होने लगता है। बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टिकल से एलर्जी, मतलब उनको एलर्जी होता है, तो जैसे वो चीज़ जाता है अंदर की तरफ तो क्या होता है? हमारे बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन चालू हो जाता है। तो एलर्जिक रिएक्शन चालू कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इम्यूनोग्लोबिन ई ही जिम्मेदार होता है। जैसे आप कभी बोलते हो कि कोई आदमी जो है दूध से एलर्जिक है, कोई अलग अलग चीज़ से लोग एलर्जिक होते हैं, तो जिससे भी एलर्जिक हो गए तो उसके खिलाफ जो एलर्जिक रिएक्शन शो कराता है वो कौन शो कराता है? इम्यूनोग्लोबिन ई ही एलर्जिक रिएक्शन शो करवाता है, ठीक है। और क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट, ये फॉरेन पार्टिकल से भी एंटीबॉडी है तो ऑब्वियस बात है पैरासाइट से बचाने का काम तो करेगा ही, ठीक है। ये तो हो गया एंटीबॉडी ई, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सारे टाइप के एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज कितने टाइप के थे? 5 टाइप के थे, हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। सारे का शेप और साइज भी हम लोगों ने देखा। और 5 में कौन कौन थे? जी था, ई था, डी था, एम था और ए था, ठीक है। इसको याद भी देखो, याद करने का थोड़ा सा ऐसा तरीका आप याद कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के या फिर नाम थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। तो जैसे आईजी जी हो गया, इम्यूनोग्लोबिन जी हो गया, आईजी ए हो गया, आईजी एम हो गया,
IgE हो गया और IgD हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं GAMED, गेम्ड। या फिर आप लोग जो है देखो मैंने कैसे लिखा हुआ था, पहले क्या लिखा हुआ था, D लिखा है, फिर G है, फिर A है, फिर M है, फिर E है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैंने लिखवाया हुआ है, सीक्वेंस मेरा जो है D गेम करके है। D गेम मतलब इसको मैंने ऊपर उठाया हुआ है, इसको मैंने जो है, एक सेकेंड, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसको दी गेम के ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, DGAME। ठीक है, तो दी गेम करके भी याद कर सकते हैं कि ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो D है, G है, A है, M है और E है। ठीक है, ये सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एंटीबॉडीज और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। और यहाँ पर ये वाला लेक्चर भी हम लोग यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं, और अगले लेक्चर में जो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।